नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक पुस्तक समझ गए ना। ये पुस्तक शैक्षिक निबंध इस पुस्तक में है। शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें इस पुस्तक में कही गई हैं। हाल ही में इस पुस्तक को भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का राज्य हिंदी सेवा पुरस्कार कथेतर विधा में प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक हमारे हाथों में है। और आज की चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर मूलचंद बोरा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो इस चर्चा में हम शुरुआत करें तो मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि इस पुस्तक को लिखने का क्या उद्देश्य रहा आपका? ये पुस्तक एक बाई चांस बनी है। हुआ क्या था कि मेरी बच्ची स्कूल जाती थी तो वो जो अंग्रेजी ग्रामर है उसकी समझ उसकी ठीक नहीं थी। वो मुझे पूछती थी ये एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है। तो मैं कहता भी तुम स्कूल में क्यों नहीं पूछती हो। तो उसने कहा भी स्कूल में मैडम समझाती है और कहती है समझ गए ना, तो हम कह देते हैं हाँ आई अंडरस्टैंड। तो मैं पूछ पूछ लिया कर, तो कि नहीं नहीं पूछने पर संकोच होता है, फिर क्लास में खिल्ली उड़ती है। तो फिर मेरे दिमाग में आया और मैंने भी खुद अपने सोचा भी मैं भी ऐसा ही करता था। अभी कोई कोई सवाल समझ में नहीं आता था तो हम टीचर से नहीं पूछ पाते थे। तो वहाँ से दिमाग में आया कि हम समझ गए ना से ही पूरी अपनी टीचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो मैं उस दौरान ही उदयपुर जा रहा था, तो ये रास्ते में एक आर्टिकल लिखा गया था। ये 1916 2016 में आर्टिकल लिखा गया था और फिर ये किताब आ गई ऐसे। बहुत अच्छा सर, आपका जो ये आर्टिकल है समझ गए ना, इसमें आपने ये पूरी बात डिटेल में कही भी है कि कैसे हम शिक्षक इस वाक्य से अपना जो शिक्षण खत्म करते हैं तो वो कितना नकारात्मक प्रभाव बच्चों की उस पर डालता है, हमारे शिक्षण पर भी और उनके समझने पर भी। इसमें अपना जो पहला निबंध है जो है सो है, उसमें आपने जो हम बच्चों की तुलना करते हैं उस पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला है और एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से आपने समझाया है कि कैसे माता पिता भी और शिक्षक भी हम आप बच्चों की तुलना करते रहते हैं। और हमारा अगर हम देखें जो मूल्यांकन पद्धति एग्जाम में भी हम यही करते हैं, बच्चे के किसी के 8 नंबर किसी के 4 नंबर, उसी हिसाब से हम बच्चे को कमजोर और अच्छा बच्चा या बुरा बच्चा कह देते हैं। तो आपने इसका बहुत कहीं की एक भर्त्सना की है कि नहीं बच्चों की तुलना करनी चाहिए, ये बहुत गलत है, बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत गलत असर डालता है। हम समझते भी हैं इस बात को कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारा जो माहौल ही ऐसा हो गया है अच्छे बुरे का, कमतर बेहतर का। तो कैसे हम बचें तुलना करने से, कैसे अपने आप को हर वक्त ये बात हम ध्यान रखें कि हम ये वाक्य बोलते हुए या फिर ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बच्चे की तुलना नहीं कर रहे हैं? देखो ये सही कह रहे हो आप कि सिद्धांततः तो बात ठीक लगती है कि तुलना नहीं करनी चाहिए। परंतु जैसे ही हम कोई चीज़ लाते हैं नई, तो हम कह देते हैं यार ये उसकी वाली अच्छी है, उसकी वाली खराब है। तो वो जो हम वस्तु वाली जो सोच है वो कहीं न कहीं हमारे व्यक्ति पर आ जाती आ है। तो जाती है, वो बिल्कुल। और एक लंबे समय से ये हमारी शिक्षण की प्रक्रिया भी रही है। कौन मेरिट में आया, कौन मेरिट में नहीं आया, कौन फर्स्ट डिवीज़न आया, कौन सेकंड डिवीज़न आया, कौन थर्ड डिवीज़न आया। तो अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसका मना करती है भी इस प्रकार की हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। परंतु ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा और मेरा भी एक प्रयास है भी कम से कम शिक्षकों के दिमाग में, माता पिता के दिमाग में ये समझ में तो बने कि प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है, उसकी अपनी समझ होती है, अपनी सोच होती है, उसकी अपनी एक विशिष्टता है। तो हम ये मैं नहीं कह रहा कि ये सब कुछ व्यवहार में इतना जल्दी हो जाएगा। परंतु अब हमारे अभी तक मैंने जब शिक्षकों से बात की तो उनको ये समझ ही नहीं थी कि हमें तुलना करनी चाहिए कि नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी उनका ये मानना था कि हमें यार होशियार को तो होशियार बताना चाहिए, चाहिए। कमज़ोर को तो कमज़ोर बताना चाहिए। तब मुझे लगा भी इस पर अपने को लिखना चाहिए ताकि हमारे हम जैसे शिक्षकों को तो ये समझ बने कि तुलना जो कर रहे हो चलो नेचुरल तो है, परंतु उससे हम लोग तो बचे कम से कम। भी हम एक सामने कुछ आदर्श रखेंगे तभी तो लोग फॉलो करेंगे। हाँ, हम कोशिश तो करें, याद कोशिश तो तो करें। रखें कि हमें नहीं हाँ, करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। एक सर इसमें आपने कहा है कि संयुक्त परिवारों में अक्सर हम देखते हैं कि देवरानी जेठानी या फिर सास बहू के बीच में कोई मनमुटाव होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई खटास आ जाती है किसी बात को लेकर। और क्योंकि हमारा अमानवीय स्वभाव भी है, ऐसा हो जाता है अक्सर किसी ना किसी वजह से, तो वो सारा गुस्सा, वो चिड़चिड़ाहट बच्चों पर निकलती है।
और ये भी आपने इसमें बताया कि एक परिवार में जो अच्छा कमाने वाला व्यक्ति है, उसके बच्चों को बेहतर चीज़ें मिलती हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो इसकी उतनी अच्छी नहीं है कमाई, तो वो बच्चे ललचाई नज़रों से उसको देखते रहते हैं। और इन सब बातों का बहुत गलत प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है, ये आपने इसमें कहा है। लेकिन सर हमेशा से हमने ये देखा है कि जो संयुक्त परिवारों का टूटना हमें बताया गया है कि वो ही बच्चों में संस्कार विहीनता का कारण भी है। और हमारी संस्कृति की भी बात करें तो ये भी संयुक्त परिवारों का ही पक्ष पोषण करती है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ संयुक्त परिवारों का एक तरह से विरोधाभासी प्रतीत हो रही है आपकी ये बात? हम्म कई बार क्या होता है कि हम डिस्कोर्स करना पसंद नहीं करते। जो हम क्या होता है कि जैसे हमारे पिताजी कोई पहलवान थे, तो हम बताएंगे कि हमारे पिताजी बहुत बड़े पहलवान थे, तो हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो वो उनको दारा सिंह से भी बड़ा बताएगी। तो यूँ करते करते हमारी परंपरा से इतने हम बंध जाते हैं कि हम उनकी तारीफ बिना सोचे समझे करने लगते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा भी संयुक्त परिवार अच्छे नहीं होते या एकल परिवार ही अच्छे होते हैं। बाकी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, इस संयुक्त परिवार में बच्चों की बहुत कदर कम होती है। बड़े बुजुर्गों की कदर ठीक होती है, परंतु बड़े बच्चों पर कोई फोकस नहीं होता। और हमारी जो भारतीय व्यवस्था है उसमें जो इंडिविजुअलिटी है उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। तभी हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल रिसर्च नहीं है। हम जो पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, जो हम करते हैं कि जो काउंसलिंग की बात करते हैं, तो उसका हमारे पास है ही नहीं, फोकस ही नहीं है। यहाँ तक भी जैसे हमारे एक साहित्यकार हुए अज्ञेय, जो शुद्ध रूप से जो है वो अस्तित्ववादी दर्शन के मानने वाले थे, उनकी भी कविता है। तो वो भी कविता में जाके जाके इस संयुक्त परिवार की जो आभा मंडल है उसमें वो ग्रसित होकर कहते हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। यहाँ तक ठीक है, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतवाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो वो भी वहां जाकर के समाज की जो संयुक्त व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है, वहां वो खो जाता है। तो ये हमारी इस जकड़न को मैंने तोड़ने की कोशिश की। हम सोचे तो सही कि हम संयुक्त परिवार, अगर सबकी इंडिविजुअलिटी वहां सुरक्षित है तो संयुक्त परिवार अच्छी बात है। बाकी आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक दूसरे से चुगली कर रहे हो, उसने चीनी ज्यादा खा ली, उसने ट्रॉफी ज्यादा ले ली, उसके पास बेड अच्छा है, उसके पास बेड खराब है, तो ये इससे अच्छा था आप अकेले रहो ना। और सारा गुस्सा बच्चों पर निकाल हाँ, वो सारा गुस्सा बच्चे पर निकाल रहे हो। मतलब बच्चे को मारा बच्चों को जाए, पता ही नहीं है उसको मैं संयुक्त में क्यों रहूं, अकेले क्यों रहूं, हाँ, उसको तो पता ही नहीं है कुछ। तो ये बहुत अच्छे सर, बहुत सही कहा आपने। ये तो बात है ही कि वो एक आभा मंडल ज्यादा हमने बना लिया है बजाय उसकी कमियां देखने की। बिल्कुल। और हम डरते भी हैं बाद में समाज हाँ में, हाँ, लेकिन डरते। वही बात है हमेशा से चली आ रही है, हम परेशान हैं लेकिन हम सबके सामने कहते हुए डरते हैं इस हाँ, चीज मैं को। कैसे बोल दूं। हाँ, कि मैं कैसे बोल दूं, क्योंकि हमेशा से तो इसको बहुत अच्छा बताया गया है। सर आगे चलते हैं तो एक निबंध में आपने प्ले स्कूल की बात की है। आजकल हम देखते हैं कि और सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है कि 3 साल के बच्चे को ही स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए। प्री प्राइमरी जो अभी हमारा चला है सिस्टम, एनईपी में भी जो आया है प्रिपरेटरी क्लास है वो 3 साल से शुरू हो जाती है। जबकि आपने कहा कि 7 साल तक बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए, 7 साल के बाद ही बच्चे को हम कॉपी पेन पकड़ाएं लिखना शुरू करें। तो पहली बात तो ये कि प्ले स्कूल में अगर हम भेजते हैं तो कैसी होनी चाहिए प्ले स्कूल आदर्श रूप से? और अगर 7 साल तक हम बच्चे को घर पे रखते हैं फिर हम स्कूल भेजेंगे, तो वो बच्चा जो 3 साल से स्कूल जा रहा है उन बच्चों के साथ क्या वो बच्चा समायोजन कर पाएगा, वो उनके साथ रह पाएगा, बैठ पाएगा? तो इसको थोड़ा सा वो बताइए। देखो, एक बात है, जहाँ अगर संयुक्त परिवार है और घर में व्यवस्थाएं सारी है तब प्ले स्कूल की जरूरत नहीं है। परंतु अब ये समय की मांग है, क्योंकि औरतें भी कामकाजी हो गई है और परिवार भी एकल हो रहे हैं, तो हम इससे मुक्त नहीं हो सकते भी ये प्ले स्कूल नहीं हो। परंतु प्ले स्कूल का कंसेप्ट ऐसा ही होना चाहिए कि वहाँ सीखने सिखाने के प्रति फोकस नहीं होना चाहिए, उसके आनंद का फोकस होना चाहिए। बच्चे की जो नर्वस सिस्टम डेवलप हो, बच्चे की जो हाथ पैर अंग खुद काम करना सीखे, वो वहाँ कहीं सीख जाएगा, ABCD सीख जाए, वो सीख जाए, बैठना, ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। ये 3 साल के बाद ही होना चाहिए। और ये सभी जो शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं। मारिया मोंटेसरी ने बिल्कुल कहा है भी 5 साल तक तो आपकी जो ये सिस्टम नहीं होता, जैसे हम हाथ पैन पकड़ते हैं तो यहाँ तंत्रिका तंत्र में इसका इसका कनेक्शन नहीं हो पाता 5 साल से पहले। तो उससे पहले अगर पेन पकड़ा दोगे तो पेन पकड़ लेगा, वो आप
कभी ये अंगूठा टेढ़ा होगा, कभी अंगुली टेढ़ी होगी। आप कई कई लोगों को देखे होंगे, उनकी अंगुली यहाँ से टेढ़ी होती है, ये वो उस वजह से होती है क्योंकि 2.5-3 साल में वो। और इसमें तो माँ बाप जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा खराब है, तो वो चाहते हैं कि मैं 10वीं में थी ना, उसे उतना ज्ञान तो मैं उसको अभी दे दूँ, तो ये है। और ये एक जो इसमें और बड़ी समस्या क्या है कि हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी जैसे सर्वे भी आते हैं, तो एक प्रथम एनजीओ है एक, तो कई बार सर्वे करता है, राजस्थान सरकार को बताता है कि आपके 3वीं के बच्चे को पढ़ना नहीं आता, या आपके 7वीं क्लास के बच्चे को ये नहीं आता। तो मुझे आश्चर्य होता है भी ये क्या है, नहीं आता तो नहीं आता, सीख जाएगा, इसकी जिंदगी खत्म हो गई क्या? ये मतलब ये संन्यास ले रहेगा यहाँ भी, ये 8वीं में आएगा, 9वीं में आएगा, 10वीं में आएगा और नहीं सीखेगा और कुछ कर लेगा। तो वो उसका वो जो पैरामीटर वही है कि उसके गणित के सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसको हिंदी पढ़नी लिखनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये नहीं देख रहा कि उसको जीवन के प्रति उसकी समझ है कि नहीं है, या उसको खेल कैसे खेल रहा है उसका मूल्यांकन नहीं है। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं आ रहा है ना 3वीं में, 4वीं में, 5वीं में, तो वो फेलियर बच्चों का नहीं है, वो हमारे सिस्टम का फेलियर है। और उतना फेलियर भी नहीं है, कई बार बच्चे मंद गति से सीखते, सीखने दो। तो ये जल्दबाजी है ना, वो हमारे सब में है, वो जल्दबाजी ही इस सिस्टम को खराब कर रही है। अब आइंस्टीन का मैंने उदाहरण दिया है इसमें, आइंस्टीन 8 साल 12 साल का स्कूल गया था वो तो, और 8 साल में पहली बार बोलना शुरू किया। तो जब जिसको जीनियस मानते हैं, हालांकि वैसे हम, मेरा मानना है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कोई जीनियस वगैरह का, आइंस्टीन खुद भी नहीं मानता था कि मैं ऐसा कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं भी लेबोरियस हूँ और लेबर करता हूँ। तो परंतु फिर भी अगर कोई जीनियस का कंसेप्ट मानो तो ये दुनिया का एक नंबर का जीनियस माना जाता है। तो वो जब 8 साल में बोलकर 12 साल में स्कूल जाकर के इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, तो हमें इतनी क्या जल्दबाजी है कि हमें इस बच्चों को सब कुछ जल्दी सिखा दें। तो इस बात से तो ये लगता है कि हमने क्या शिक्षा के अर्थ को बहुत संकुचित बिल्कुल कर दिया बिल्कुल है। हमने सिर्फ पढ़ने लिखने को ही उसका पूरा वो मान लिया है। तो जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे माँ बाप है, तो बिल्कुल ये सही है कि वो ज्यादा चाहते हैं कि 3 साल की उम्र में बच्चा बहुत सारी पोयम बोलना सीख जाए और बहुत सारी बातें लिखना पढ़ना सीख जाए, ताकि हम दूसरों को बताएं कि हमारा बच्चा कितना होशियार है। इस चक्कर में बच्चा कहीं ना कहीं पिसता है। बिल्कुल तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि सेम उम्र का बच्चा अगर कुछ सीख रहा है, आपका नहीं सीख रहा, तो हो सकता है वो और किसी चीज में बहुत अच्छा हो और वो भी अपने टाइम पर सीख ही जाएगा। सर, आपने अपने एक निबंध ने बोलता तो में परम शांति की कक्षा की बात की है, तो ये परम शांति कक्षा है क्या और कैसे इसे व्यवहार में लाया जाए? परम शांति के बारे में ये सोचा मैंने भी, हम प्राय बोलने की बात करते हैं, बोलना कैसे चाहिए, बड़ों के सामने कैसे बोलना चाहिए, उच्चारण कैसे होना चाहिए, परंतु चुप कब रहना चाहिए, चुप में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस पर बात नहीं करते हैं। तो मैंने ये कहा भी हमारे कक्षा में हम बिना बोले भी पढ़ाई करवा सकते हैं। तो उसमें ये था कि जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय का कैसे डेवलपमेंट किया जाए। तो और उसमें टीचर भी नहीं बोले और बच्चे भी नहीं बोले, तो वो हमें शुरू शुरू में कोई 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा प्रयास करना चाहिए, और धीरे धीरे कभी एक जैसे नो बैग डे की तरह कभी एक दिन भी रखा जा सकता है। वो तो हालांकि प्रबंध के स्तर पर तय किया जाना है। बाकी ये मैंने सोचा है, उसका फायदा भी होता है कि हम जब कोई भी क्रिएटिव काम तभी कर पाते हैं जब हम चुप रहते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है और आपके पास कोई लोग है, तो आप कुछ नया नहीं सोच सकते। बिल्कुल। तो इस नया सोचने के लिए, नया सृजन करने के लिए एक बार आपको शांत रहना पड़ता है, तो शांति से आपको कई रास्ते भी मिलते हैं। तो इसलिए परम शांति की क्लास का मतलब ये है कि क्लास में कोई नहीं बोले और चुप रह करके। और ये तो वैसे तो विपश्यना जो होता है, वो बौद्ध धर्म में इनका कंसेप्ट होता है, वहां भी ये 7-7 दिन नहीं बोलते हैं। हाँ, 7 दिन 10 दिन का उनका कोर्स होता है, जिसमें तो वो कम से कम हम 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे दिन का तो करें, तो फिर बच्चों में अपना भी एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि प्रतिक्रियावादी बहुत होते हैं, तो उनको हमें बताना होता है कि आपको तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है, डिस्कोर्स करना होता है। डिस्कोर्स तभी कर पाता है व्यक्ति जब वो शांत रहना सीखता है। तो अभी हमें स्कूलों में कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि बच्चे को शांत कैसे रहना है। तो ये परम शांति का मतलब ये है कि हम शांत रह करके अपने भीतर की तलाश कुछ करें।
बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हम शिक्षक अगर कोशिश करेंगे हाँ, प्रयास तो कह सकते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा शिक्षकों को और बच्चों को दोनों को ही होने वाला है इसमें। एक सर जैसे इसी अपने चैप्टर में नए बोलता में आपने ये भी कहा है कि शिक्षक है वो बिना बोले कक्षा में बैठे और बच्चों को आपसी बातें करने दे, डिस्कस करने दे, बस देखे, अवलोकन करे। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि जब शिक्षक नहीं बोलता है तो बच्चे बहुत हुड़दंग मचाने लगते हैं, शोरगुल करने लगते हैं, जिससे दूसरी कक्षाएँ हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। और फिर हो सकता है शिक्षक को आकर के जो उनके सीनियर ऑफिसर हैं वो भी टोक दें कि ये क्या है, आप कक्षा को शांति नहीं रख सकते। तो इसको कैसे शिक्षक व्यवहार में लेकर के आए? यहाँ जो नए बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना नहीं है। अच्छा। तो जहाँ मतलब अगर शिक्षक ज्यादा बोलता है तो बच्चे नहीं बोल पाएंगे। तो बच्चों को बुलवाना है, अच्छा, मौका देना है मौका उनको। देना है, या तो हो सकता है मेरी भाषा में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी। बाकी मेरा मंतव्य ये नहीं था कि अच्छा, शिक्षक को बिल्कुल नहीं बोलना है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां शिक्षक को बोलना है। वो जो शांत की क्लास, जो परम शांति की क्लास थी, वो अलग चीज थी, उसमें तो किसी को नहीं बोलना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ जो है ना, वो वहाँ टीचर, अगर दो कंसेप्ट है, एक साथ दो नहीं बोल सकते। अगर टीचर बोलेगा तो बच्चे नहीं बोलेंगे, और वो बच्चे बोलेंगे तो टीचर नहीं बोलेंगे। तो टीचर को केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। बिल्कुल। कि टीचर पूरी बात ना कहे, थोड़ी बात कह के छोड़ दे, फिर छोड़ दे बच्चों बस। को हाँ बोलने का हाँ मौका हाँ, बस दे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर, बहुत अच्छे सर। अपना एक और निबंध है इस किताब में, नन्हे कदम पर सधे कदम। इसमें आप लिखते हैं कि जो अध्यापक है वो हमेशा 17 सीसी 16 सीसी की जो दंडात्मक कार्रवाई है उसके हमेशा डर में रहते हैं, खौफ में रहते हैं और इसीलिए उनका पूरा फोकस होता है वो सिलेबस पूरा करवाने पर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो किताबें हैं वो रटवाने पर और अच्छा रिजल्ट रखने पर रहता है। और वही चीज़ हम बच्चों में भी देखते हैं कि बच्चे भी हमेशा इसी डर में लगे रहते हैं कि सिलेबस टाइम पर पूरा कर लें, होमवर्क कंप्लीट कर लें, लर्न कर लें, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो मतलब कि आपने ये कहा कि इन सब बातों को एक बार हम दरकिनार करके और सृजनात्मक करें, शिक्षक कुछ सृजनात्मक उनसे करवाए बच्चों से और बच्चे भी कुछ अलग करें। ये बात तो ठीक है वैसे कि होना चाहिए, लेकिन क्या इन सब डर को, इन सब बातों, क्योंकि हम देखते हैं शिक्षक को बहुत सारे अन्य काम भी करने पड़ते हैं शिक्षण के अलावा और 17 सीसी या 16 सीसी का तो भय तो है क्योंकि हम देखते हैं कि जो अफसर वगैरह हैं वो भी रिजल्ट को ही देखते हैं, उसी को मानक मान लिया जाता है। रिजल्ट अच्छा है मतलब स्कूल अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है मतलब टीचर अच्छा है। तो इन सब बातों को दरकिनार करके कैसे शिक्षक सृजनात्मक करे, कैसे वो सिलेबस से हटकर काम बच्चों को करवाए? देखो ऋतु जी, ये जितना इसका क्या कहते हैं बॉन्डर खड़ा किया जा रहा है ना, उतना है नहीं। अच्छा। ये 10वीं रिजल्ट और 12वीं रिजल्ट में 17 सीसी 16 सीसी का रहता है। हाँ जी। ठीक है ना। उसमें भी कितना भी एक टीचर का रिजल्ट अगर 60% से कम रहता है तब उसके कुछ होता है। उसमें भी हमारे यहाँ से 20 नंबर जाते हैं। वो कोई मना नहीं है 20 नंबर नहीं भेजो। तो वो एक केवल खौफ पैदा किया जा रहा है। और इतने कितने टीचर होंगे जिन्होंने, जो बहुत अच्छे टीचर थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर उनको 16 से 17 से मिली, ऐसा कोई है ही नहीं। वही टीचर हैं जो वास्तव में क्लास में नहीं जाते, जो जानबूझ करके क्या करते हैं, उसको अधर्मिता करते हैं या नहीं पढ़ाने को अपनी होशियारी समझते हैं, अपना बड़प्पन समझते हैं। तो वही है जो सचमुच जो पढ़ाना चाहते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, अब 100% के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, परंतु 60-70% रिजल्ट अपना आप रह जाता है और 90% रहता है रिजल्ट। मैंने भी कभी कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया, आपने भी कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किए होंगे, फिर रिजल्ट रहता है। क्योंकि रिजल्ट तो अपना भी रहता है, क्योंकि बच्चे भी तो पढ़ते ही हैं, बच्चों को खुद को रहता है। तो ये केवल हमारे बहाने हैं कि हमें नया कुछ नहीं करना है। तो उस वही है। और ये मैंने खुद गौर से देखा है, ये केवल वही बात करते हैं जो वास्तव में पढ़ाते नहीं है। जिनको पढ़ाने वाले हैं वो नया रिजल्ट की परवाह करते हैं, वो पढ़ाते रहते हैं। और फिर वो हो सकता है कि सिलेबस में भी कुछ रचनात्मक कर सकते हैं कि उनसे उनके सिलेबस को भी सहारा मिले और कुछ ऐसी वो एक्टिविटी निकाल के लाएं कि कुछ क्रिएटिव भी हो जाए और उनके सिलेबस में भी वो सिलेबस तो यूं है कि अगर आपको 10 पार्ट है, उसमें आपने 2 पार्ट भी ढंग से पढ़ाती है ना, तो 8 पार्ट तो बच्चे खुद पढ़ लेते हैं। तो आप वहां बच्चों को तो खुद पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। हमारा तो इंटरेक्शन होता है। तो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हमने सीखते किससे ज्यादा है? हम बुक्स से सीखे या खुद ऑब्जर्वेशन करके सीखे। टीचर से इतना थोड़ा सीखते हैं हम। आप याद कर लो, आपने जो गुणा सीखी होगी तो टीचर से कम सीखी होगी, खुद से ज्यादा सीखी होगी। हाँ, ये ऐसे ऐसे करना है। तो हम जो सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं खुद के, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सीखते हैं।
तो उसके साथ डिस्कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल जी सर। एक सर जैसे इसी निबंध की फिर से बात करूंगी मैं, नन्हे कदम सधे कदम। इसमें बच्चों को खेल खिलाने की बात आई थी कहीं कहीं, तो आपने उसमें लिखा कि जैसे जो चिड़िया उड़ खेल है, घोड़ा जमाल वाला खेल है, जो हम बचपन में खेला करते थे, तो ये खेल हमें वापस शुरू करनी चाहिए, बच्चों को ये खेल खिलाने चाहिए। और हम सरकारी विद्यालयों की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि बहाने ये होते हैं कि उनके पास वो नहीं है, उपकरण नहीं है खेल के, तो इनमें कोई उपकरणों की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े मैदान की भी जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा शहरी माहौल की बात करें, तो वहाँ हम देखते हैं कि आजकल जैसे शूटिंग है, आर्चरी है, टेनिस है, इस तरह के खेल चल रहे हैं, जिसमें बच्चा पूरा फुल यूनिफ़ॉर्म में स्पेशल शूज़ पहन के खेलने के लिए जाता है। ऐसे में थोड़ा-सा एक स्टेटस सिंबल बच्चे के लिए कि मैं ये वाला खेल खेलता हूँ, और पेरेंट्स के भी वो दिलो-दिमाग में है। तो वहाँ शहरी माहौल की हम बात करें, तो वहाँ बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, इन खेलों की तरफ कैसे लेकर के आएँ? देखो, जो हमारा ही धारणा बनी हुई होती है, ये खेल ऊंचा है, ये खेल नीचा है, हाँ। ठीक है। बाकी जो खेल है ना, ये छोटे छोटे खेल, जो मारदड़ी खेल लो, हुँ, चाहे वो गुल्ली डंडा खेल लो, हुँ, ये खेल जो थे, ये खेल अलग प्रकार के खेल थे। बिल्कुल। ये हमारे सीखने के साथ साथ चलने वाले खेल थे। हुँ, आप कक्षा में गए मान लो, और आपको अंक का ज्ञान देना है, हुँ, तो आप एक घेरे में बैठा करके 7 से संख्या बोल दो कि हुँ, 7, जो 49 आएगा तो नहीं बोलना है, 17 आएगा तो नहीं बोलना है, तो आप इकाई का गुणा का ज्ञान दे सकते हो, वो एक खेल होता है। बिल्कुल। तो यहाँ खेल का मैंने कहा है कि खेल शिक्षा से अलग नहीं है। हुँ, वो खेल खिलाओ, आप आर्चरी खिलाओ, टेनिस खिलाओ, वॉलीबॉल खिलाओ, जो चेस खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, हुँ, परंतु जो दूसरे खेल हैं, जो क्लास के अंदर हो सकते हैं, क्लास के बाहर हो सकते हैं, वो आपके पढ़ाने के साथ साथ चलने वाले खेल हैं। हुँ, और शहर के बच्चे हो चाहे गांव के बच्चे हो, खेल सबको पसंद आते हैं। बिल्कुल। तो उनके पेरेंट्स के दिमाग में जरूर हो सकता है कि ये खेल खराब है, हुँ, या वो नहीं, वो खेल होने चाहिए जो हुँ, उसमें ड्रेस वेस हो, तो वो पूरे जूते वूते वैसे पहन के जाए। बिल्कुल। बाकी बच्चा जो है ना, वो खेल पसंद करता है। हुँ, ये जो आपने कार्टून में आते हैं, छोटे छोटे खेल आते हैं, हुँ, तो वो खेल बच्चे खेलते हैं ना, शहर के बिल्कुल, गांव के सब बच्चे खेलते सब हैं, बच्चे तो खेलते उसमें तो हैं। कोई है नहीं है ना। हुँ। तो वो हमारी धारणा ही बनी हुई धारणा है। ही बनी हुई है। और सर मुझे लगता है कि ये वाले जो खेल आपने बताए, ये शुद्ध आनंद के लिए भी आनंद है, के खेल, बच्चा आनंदित होता आनंद है। आता है। वहाँ शूटिंग के लिए आप बच्चे को भेजते हैं, मतलब अच्छी बात है, भेजना चाहिए, मैं उसकी विरोधी नहीं तो हूँ, लेकिन डिसिप्लिन वहाँ होगा वो वहाँ। डिसिप्लिन और एक उसका वो दिमाग में कॉम्पिटिशन लेके चलता है कि हाँ, आज तूने कितने सही शॉट मारे, आगे कॉम्पिटिशन है, तुम्हें तैयारी करनी है, बेहतर होना है। इस खेल में बच्चा पूरी तरह से आनंदित रहता है। तो ये खेल तो पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या फिर कॉम्पिटिशन जितवाने के लिए नहीं खिलाना है बच्चे को, उसके आनंद के लिए भी ये खेलना बहुत ज़रूरी ये है। बिल्कुल, जब आनंद होगा तब अपना हाँ, सीखेगा तो ये बच्चा। बहुत सही मुद्दा आपने उठाया सर इस निबंध में, कि बच्चों को हम आनंद के लिए खेलने दें, ना कि किसी कॉम्पिटिशन के लिए या प्रतिस्पर्धा के लिए। एक सर अपना निबंध है इसमें, समझ गए ना। इसमें आपने लिखा है कि बच्चों से हमें सवाल पूछने हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना है जवाब देने के लिए। कोई बच्चा अगर जवाब नहीं देता है, तो फिर हम कहानी के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से और बहुत सारे तरीकों से कोशिश करें कि हर एक बच्चा पूछे, कुछ ना कुछ बोले, अपनी बात रखे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते। उनसे आप कितना भी कोशिश करो, प्यार से बात करें, उनको मोटिवेट करें, लेकिन वो बोलते ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अलग प्रयास करें उसमें? देखो, ऐसा है कि वो, मेरा ये कहने का मतलब ये था कि हम जल्दबाजी नहीं करें सिखाने की, ठीक है। और स्नेह कंथा स्नेह पंथा की तरह तरह ही विद्या भी स्नेह स्नेह होनी चाहिए। जितना जल्दबाजी करेंगे उतना ही आपका जो ज्ञान स्थायी नहीं होगा। हुँ, तो इसलिए जितने सवाल आप बच्चों से करोगे, डिस्कोर्स करोगे, तब बच्चा का दिमाग उतना ही खुलेगा। और हमारा काम क्या है कि बच्चे की जो विचार प्रणाली है, उसको तार्किक बनाते हैं। और कहीं बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, तो हम बता दें, क्या दिक्कत हुँ, है। ये कोई बिल्कुल मना नहीं है कि आपको बताना ही बताना नहीं है। हुँ, 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 बाकी कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको बच्चे से सब कुछ निकलवाना चाहिए। हुँ, उससे कई फायदे हैं। हुँ, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बिल्कुल। उसको खुद को अपना वजूद का एहसास होगा, हुँ, उसको खुद लगेगा कि मैं भी सब कुछ सीख सकता हूँ। शिक्षक की निर्भरता खत्म होगी। हुँ, शिक्षक की निर्भरता बहुत खराब है कि अगर हम जैसे हमारे पाठ 10 है, हुँ, अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो अगला पाठ खोलता ही नहीं बच्चा। खोलता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल। जो अस्पृश्यता है ना, हुँ, इसको मिटाना भी जरूरी है। तो ये तभी मिटेगा जब हम बच्चों को सवाल करना सिखाएंगे। हुँ, और ये देखा है कि
आपने भी देखा होगा पढ़ाते समय कि हम जब बच्चों को सवाल करने के लिए प्रेरित कर देंगे तो बच्चा अपना आप सीख जाएगा। तो इसका भाव यही था। जी सर। आगे सर अपना एक निबंध इसमें है, वीरवान के होठ चिखने पात। इसमें आप लिखते हैं कि बच्चों को हमें कुछ शब्द दे करके कहानियाँ, कविताएँ आदि लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चे कुछ ना कुछ सृजन करें, अपना कुछ भी लिखें, जैसा भी लिखें वो शुरुआत तो करें कम से कम। लेकिन आज हम जब चैट जीपीटी के ज़माने में देखते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो अपने फ्रेंड को भी हैप्पी बर्थडे का मैसेज अच्छा-सा लिखवाने के लिए चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। ऐसे में बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि वो कहानी, कविताएँ खुद से लिख कर के देखो, लेकर के हाँ, आएँ? चैट जीपीटी हो चाहे दूसरा कोई एआई का हो, इनको भी छोड़ना नहीं है। हुँ, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमें तकनीक से दूर होना है। बिल्कुल। हम तकनीक से, क्योंकि हमें समय के साथ रहना है, हुँ, परंतु हमें जो असली चीज़ है उसको छोड़ना भी नहीं है। हुँ, कि चैट जीपीटी हमारा स्थान नहीं ले सकती। जी। उसको भी हमें ऑर्डर देना ही पड़ता है। हुँ, जैसे मान लो बर्थडे उसको कहना है, तो हुँ, आपको लिखना तो पड़ेगा कि हुँ, मुझे एक बर्थडे का एक मैसेज दो। हुँ, अब आप देखो कि आप पहले अपना मैसेज बनाओ, हुँ, फिर उसको चैट जीपीटी में डालो भी ये मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा है। उल्टा करना है आपको काम। बिल्कुल। एक तो हम काम करते हैं चैट जीपीटी में, जैसे रिवी ने कहा कि हुँ, मेरी फ्रेंड को मुझे बर्थडे का विश मैसेज करना है। भेजना है, तो ये बर्थडे मैसेज बना, तो वो बना देगी हुँ, 5-7 लाइनें जो, क्योंकि चैट जीपीटी वही करती है जो पहले से कहीं न कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल। उसी का इस्तेमाल करती है। हुँ, अब पहले रिवी खुद लिख दे हुँ, कि मैं ये बना रही हूँ, हुँ, इसमें कोई गलतियाँ तो बता दो और इसको और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है वो बता दो। तो हुँ, ये काम हम चैट जीपीटी के साथ भी कर सकते हैं। हुँ, और मेरा एक उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी सृजनात्मकता को चैट जीपीटी के माध्यम से या दूसरे एआई के माध्यम से उसको और बढ़िया बनाएं। हुँ, अभी तक हमारे पास, हमने लिखा, हमारे पास कोई पढ़ने वाला, कोई सुनने वाला तत्काल उपलब्ध नहीं था। अब बिल्कुल। चैट जीपीटी उपलब्ध है, तो वहां आप उसका इस्तेमाल करो, राइट। मतलब हमें बच्चों को उससे दूर नहीं करना, उनके साथ जोड़ना उसको है। ताल उसके साथ संगत बैठानी है। हाँ, ये हमें पता है कि बच्चे जाकर के चैट जीपीटी से लिखवाएँगे, तो हम उन्हें ये कहेंगे कि पहले आप लिख के फिर उससे चेक उसे चेक करवाना। करवा लो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जिसमें बच्चे ये भी नहीं सोचेंगे कि हाँ, मैं टीचर से इन सब चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं और वो कोशिश भी करेंगे अपनी। बिल्कुल। एक और सर अपने निबंध है खुराक और फिराक, जिसमें हमने बात कही कि जो बच्चे हैं, उनको हमें और खेल-खेल में पढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे शिक्षक मैंने देखे हैं कि वो प्रयास भी करते हैं ऐसा कि ठीक है, बच्चों को हम खेल खिलाएँ। और कई बार ऐसा होता है कुछ टीचर्स हैं वो बहुत बच्चों को आनंद देने के लिए खासकर प्राथमिक कक्षाओं में खेल खिलाते हैं। लेकिन दूसरे दिन अभिभावक शिकायत लेकर के आते हैं कि कल तो आपने पूरे दिन ही बच्चों को खिलाया था, कुछ पढ़ाते नहीं हो यहाँ आप लोग। इस तरह की बातें अक्सर हम आजकल देखते हैं क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा बन गया है चारों ओर, खासकर शिक्षकों के बारे में जो बातें होने लगी कि बहुत सारा प्रेशर अभिभावकों की तरफ से भी शिक्षकों को महसूस होता है। तो इस चुनौती से कैसे निपटें? थोड़ा तो क्या है कि हमें, हमारा दोनों काम होता है। हुँ, हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है भी, ये जो आप जो बच्चे से चाहते हो ना, हुँ, वो है बच्चे का पूरा विकास। और पूरा विकास तभी होगा जब वो बच्चा खेलने में, कूदने में, नाचने में, हँसने में, रोने में, सब में दक्ष हो। हुँ, तो ये हमें 2 काम करने पड़ते हैं, तभी तो शिक्षक की भूमिका दोहरी होती है। एक तो अपने बच्चों को पढ़ाना होता है उनको, हुँ, दूसरा उन पेरेंट्स को भी समझाना होता है कि जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो बेटर कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी समझ नहीं है। बिल्कुल। और हालाँकि आजकल इतनी समस्या तो नहीं रहेगी क्योंकि पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, हुँ, और परंतु फिर भी वातावरण में अगर ऐसी चीज़ है तो हमें पहले उनको एजुकेट, उनको भी अपने को ही करना उनको पड़ेगा, लगातार समझाना समझाना पड़ेगा पड़ेगा, अपनी उनको बात बताना रखने पड़ेगा। तरीके से। क्योंकि उनकी धारा में अगर हम बह जाएँगे, हुँ, फिर हम अक्षय शिक्षक नहीं होंगे। हुँ, हमें वो करना है जो बच्चे के लिए बेहतर है, बिल्कुल। न कि वो करना है जो पेरेंट्स बेहतर बताते हैं। हाँ, हाँ, वहाँ हार नहीं मानने की भी उनके माँ-बाप ही नहीं चाहते तो फिर ठीक है, नहीं, नहीं, मुझे फिर क्या, वो चलो मैं भी कोर्स फिर पूरा हमारा, करवा देता हूँ। फिर हमारे में रोबोट में क्या फ़र्क हो क्या जाएगा? फ़र्क हो गया? बहुत अच्छे सर। एक सर यहाँ जैसे हम बात करें कि एक अध्यापक है आज, तो अब जब हम बच्चे थे, तो हमें भी वही तरीका था पढ़ाने का, डाँटना, मारना, होमवर्क देना, नहीं कंप्लीट किया तो सज़ा देना, हाथ खड़े कर लो या फिर उँगलियों के बीच में पेन घुसा कर के बच्चों को दंडित किया जाता था। मुझे लगता है आज तो फिर भी हम बच्चों के साथ कम बरतते हैं ऐसी निर्ममता। हमारे टाइम में तो शायद हमें ज़्यादा ही वो परेशान किया जाता था इस चीज़ के लिए और घर पे भी पूरा दबाव था पढ़ाई-लिखाई का। इस तरह की बातें होती नहीं थी जैसे आज हम कर रहे हैं। तो उसी माहौल में वो टीचर पढ़ा है, बड़ा हुआ है, उसने वैसे ही टीचर्स को देखा है कि कैसे वो पढ़ाया करते थे।
और हमारी ट्रेनिंग की हम बात करें तो वहाँ भी कुछ खास हमें बहुत अच्छा बताया नहीं जाता है कि उस लीक से हमें हट करके पढ़ाना है या करना है। और आज भी हम देखते हैं कि टीचर्स, ज़्यादातर टीचर ये कहते हैं कि पहली वाली पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी, जहाँ मुर्गा बनाया जाता था, जहाँ पट्टी बर्ता लेके पढ़ाया जाता था, ये सब चीज़ें। तो ऐसे में कैसे हम टीचर से उम्मीद करें कि जैसे जाता था ये सब चीज़ें। तो ऐसे में कैसे हम टीचर से उम्मीद करें कि जैसे अचानक से वो पूरा अपना व्यवहार चेंज कर दें, एकदम सॉफ्ट हो जाएँ बच्चों के साथ में, बिना मारे उनको डाँटे पढ़ाएँ? नहीं, आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो ये हमारी सोच है कि क्योंकि जो हमारे साथ हुआ ना, हुँ, तो लगभग हम वही अगली पीढ़ी के साथ करना करते हैं चाहते बिल्कुल। हैं। फिर हुँ, जैसे कभी सास बहू थी, तो हुँ, उसने जो पीड़ा सहन की, वो अपनी बहू को ट्रांसफर करना बिल्कुल, चाहती हाँ। है। ये सामान्य मानवीय स्वभाव है। मानव स्वभाव है। हाँ, अब क्या है कि आप भी सही कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा हालात खराब है इसकी एजुकेशन में, जो बीएड और डीएड की, हुँ, क्योंकि वो सरकारी संस्थाएं बहुत कम है, हुँ, और जो गैर सरकारी संस्थाएं वो दुकानें बन गई हैं। बिल्कुल। तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ साफ लिखा हुआ है हुँ, कि ये केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम करती काम है। कर रहे हैं। हालांकि उसने सीधा सीधा नहीं लिखा कि ये पैसे लेकर के डिग्रियां बांटती है, हुँ, और ये लिखा हुआ है कि जो ये केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम कर हुँ, रही है, कोई ज्ञान देने का, ज्ञान लेने का यहाँ कोई काम ही नहीं होता। हुँ, फिर भी हमारे पास एक सोच है कि जो चीज़ हमने अपनी लर्निंग के दौरान महसूस की, कम से कम वहाँ जो दर्द हमने महसूस किया, जो हमें लगता था कि ये टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो भूलकर हम अपने जीवन में तो उतारें। बिल्कुल। ये मान लो आपने कोई सवाल अलग से करके गई हो आप मैथ्स का, हुँ, और टीचर ने डांटा है, हुँ, तब आप उसमें उस समय आपको टीचर के प्रति नफरत हुई होगी, हुँ, तब वो आप याद करो, तो वो चीज़ आप तो बच्चों के साथ मत करो। बिल्कुल। तो वो हम धीरे धीरे करेंगे तो व्यवस्थाएं एक दिन हुँ, बदलेगी। हुँ, जैसे अभी आरटी 2009 के बाद में दंड का कुछ स्तर गिरा है। हुँ, हालांकि मानसिक रूप से अभी भी बच्चों को दंड देने की प्रक्रिया अनवरत चालू है, बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु फिर भी शारीरिक दंड हुँ, कम हुआ है। हुँ, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा, हुँ, क्योंकि हम उसी प्रक्रिया से बड़े हुए हैं। तो अब मेरा ये शिक्षकों का कहना है भी, जो तुम महसूस करते थे लर्निंग के दौरान, हुँ, अब वो कम से कम चीजें छोड़ दो जो तुम्हें बुरी लगती थी, और जो अच्छी लगती थी उसको अपना लो। हुँ। कहने का मतलब है कि हम इस माध्यम से एक बार झकझोर रहे हैं उनको, हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। जिस बात से आप परेशान थे वही चीज़ अब क्यों कर रहे हो? और हम्म, वो झकझोरना ज़रूरी है क्योंकि हम उसी लाइन में चले जा रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ वो हम करे जा रहे हैं, आगे बच्चे वही करेंगे। तो एक बार थोड़ा-सा हाँ, उनके दिमाग में ये बात डाली जाए तो बेशक बहुत सारे शिक्षक इस बात को समझेंगे कि हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके भी जब विकल्प है तो फिर यही रास्ता बिल्कुल वापस क्यों? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। एक सर जैसे अपना एक निबंध है ताल और सम की संगत। हम्म, इसमें हमने परामर्श और काउंसलिंग का महत्व आपने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत डिटेल में इसके बारे में आपने लिखा है और ये सच भी है, ज़रूरत भी है आज। हम देखें तो परामर्श और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत बच्चों को, बड़ों को, सभी को होती है और बच्चों को तो ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं चाहे शिक्षक हैं, चाहे अभिभावक हैं, वो इसके प्रति अवेयर नहीं है। उन्हें ये लगता है कि बच्चा है अगर वो नहीं पढ़ाई कर रहा है या फिर परेशान है, थोड़ा-सा उसका मूड स्विंग कर रहा है, तो वो नाटक कर रहा है। इस तरह की बातें अक्सर अभिभावकों और शिक्षक दोनों के ही मुँह से सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे हम परामर्श के प्रति, काउंसलिंग के प्रति लोगों को जागरूक करें? और अगर वो जागरूक हो भी जाते हैं, तो अच्छे काउंसलर हम कहाँ से लेकर के आएँ? देखो काउंसलर की बात जो है वो पहले मेरे जवाब दिया था भी, हम क्या है कि आत्ममुक्त है, हाँ, बिल्कुल। अपने आप को सब कुछ, हम भी टीचर है, हुँ, हम ही काउंसलर है, हम ही प्रबंधक है, सब कुछ हम है। हम हैं, राइट। इस चीज को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हुँ, काउंसलर भारत में वैसे ही कम है, हुँ, क्योंकि हमारे क्या है कि एक तो जब हम देश आजाद हुआ ना, हुँ, तो हमने जो पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसके प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। हुँ, तो वहाँ जो जो चीजें थी हमने उसको दरकिनार किया, तो उनमें बहुत कुछ चीजें अच्छी भी थी, बिल्कुल। तो वो हमें स्वीकार करनी चाहिए थी, हुँ, और उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए था। हुँ, तो ये साइकोलॉजी हमारे पश्चिम की देन है, हुँ, तो हमने उसको केवल विषय के तौर पर समझा। बिल्कुल। उसको आज भी आप देखो, आपके 11वीं 12वीं में साइकोलॉजी बहुत कम स्कूलों में होगी, हाँ, बिल्कुल, जबकि होनी चाहिए 6वीं में चाहिए, होनी चाहिए। 11वीं 12वीं में तो होनी चाहिए। हुँ, कॉलेज में भी बहुत कम कॉलेजों में। हुँ, तो हम हमारे ये
अवेयरनेस है नहीं। हम्म, तो इसके लिए तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाएं, ताकि संतुलन बने कि बिल्कुल। काउंसलर वास्तव में कम है। अभी हम्म, भी जो सेंट्रल स्कूलों में है, जो नवोदय स्कूल है, वहाँ काउंसलर जरूर है, या सेंट्रल स्कूलों में इनको जो लेक्चर है उनको केवल ट्रेनिंग करवाई है। हमने एनईपी में जरूर इसका एक मांग किया है भी सभी स्कूलों में काउंसलर होना चाहिए, परंतु वास्तव में काउंसलर है ही नहीं। है ही नहीं। और अच्छे काउंसलर तैयार करने का भी हमारे पास ऐसा कोई कोई नहीं है फ्रेमवर्क नहीं है अभी हाँ, भी। कि जिसमें हम अच्छे काउंसलर तैयार कर ये पाए। चिंता का विषय है और कहीं न कहीं हम सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी और हम शिक्षकों और अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक होना हाँ। पड़ेगा कि एज ए पेरेंट मैंने कह दिया कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, बहुत सारे विकल्प उसके हैं, इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा। और थोड़ा सा इस आत्ममुग्धता को हमें छोड़ना ही पड़ेगा कि हम भगवान नहीं है कि सारी बातें हम जो कह रहे हैं या बता रहे हैं वो वही बात सही है, ही जैसे है। माँ बाप को भगवान मान लेते हैं, हाँ जबकि माँ तो बच्चे को गिरा के आ जाती है, वहाँ जी सर, झाड़ी में छोड़ के भी आती है, वही तो छोड़ माँ के भी होती है। आती हैं। वो भी आजकल माँ तो हम देख रहे हैं कई केस की अपने कई ही बच्चे को हाँ, हत्या भी करते हत्या हैं बहुत करती सारे है। कारणों से। तो अब नहीं, क्योंकि इंसान तो इंसान ही रहेगा, वो माँ या पिता हाँ, बनते वो ही माँ बाप कोई रिश्ते थोड़ी होते हैं। हाँ। बहुत अच्छे सर, तो इस किताब को मुझे लगता है कि ये सारी बातों से इसका मर्म हमारे सामने आ गया होगा। और सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक को पढ़ें और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपने दिए हैं कि जिससे हम जुड़ पाते हैं और जान पाते हैं, और एक शिक्षक और अभिभावक के तौर पर हम सबके लिए किताब बहुत ही उपयोगी है। तो इसी के साथ ये चर्चा हम समाप्त करते बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ऋतु जी ने बहुत गहराई से इस किताब को पढ़ा है और मेरे से भी ज़्यादा इन्होंने इस पर डिस्कोर्स किया है, तो इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं और थैंक यू सर, धन्यवाद की थैंक पात्र यू। हैं।